नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ अभिनंदन। आइए आज हम सभी आज की प्रश्नोत्तरी में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाते रहें। आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल किसकी रचना है? कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, फणीश्वरनाथ रेणु, श्रीकांत वर्मा। तो आप यहाँ पर सही विकल्प क्या लगाएंगे? इसी तरह से आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल के रचनाकार जो हैं उषा प्रियंवदा। जिंदगी और गुलाब के फूल के रचनाकार कौन है? उषा प्रियंवदा। तो आप बी विकल्प अपना बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ? तो नई कहानी आंदोलन जो है कब आरंभ हुआ यह आपको बताना है। 1956 में, 1970 में, 1930 में, 1940 में। तो नई कहानी आंदोलन 1956 ईस्वी में चालू हुआ, आरंभ हुआ। 1956 ईस्वी में आरंभ हुआ। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानियों के संपादक थे? निम्न में से कौन नई कहानियों के संपादक थे? यहाँ पर नई कहानियों की बात की जा रही है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, भैरव प्रसाद गुप्त, फणीश्वरनाथ रेणु। तो निम्नलिखित में से कौन नई कहानियों के संपादक थे? तो नई कहानियों के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? हिंदी साहित्य की ऐसी कौन सी कहानी है जिससे नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? हिंदी साहित्य की परिंदे कहानी, जिसको निर्मल वर्मा ने लिखा है, परिंदे कहानी जिसको निर्मल वर्मा ने लिखा है, से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति किसकी कृति है, रचना है? देवी शंकर अवस्थी, रामविलास शर्मा, शिव प्रसाद सिंह, ज्ञान रंजन। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति किसकी कृति है? तो देवी शंकर अवस्थी की कृति है। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति किसकी कृति है? देवी शंकर अवस्थी की कृति है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी, उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, ज्ञान रंजन। पिता कहानी के लेखक कौन हैं? अब पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन जी हैं। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी के रचयिता हैं रविंद्र कालिया, शेखर जोशी, मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु। तो रविंद्र कालिया, शेखर जोशी, मलबे का मालिक के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? मोहन राकेश मलबे के मालिक के रचयिता हैं। मोहन राकेश, मलबे के मालिक कौन है? मोहन राकेश। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुल की बन्नो किसकी कहानी है? अब गुल जो होता है उसकी बन्नो किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव की, मोहन राकेश की, धर्मवीर भारती की, भीष्म साहनी की। तो आप देखें, जो धर्म में वीर होता है वही गुल का मालिक होता है। तो धर्मवीर अर्थात धर्मवीर भारती गुल की बन्नो के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। इसी तरह से आपका सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे ताजमहल कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। छोटे छोटे ताजमहल किसकी रचना है? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव,
शेखर जोशी, ज्ञान रंजन। अब छोटे छोटे ताजमहल की बात की जा रही है, तो छोटे छोटे ताजमहल कौन बनवा सकता है? जो राजा हो। राजा हो तो राजा कौन है? राजेंद्र हैं, राजेंद्र यादव। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटे छोटे ताजमहल कौन बनवा सकता है? राजा ने बनवाया। तो यहाँ पर राजेंद्र यादव, राजाओं में जो इंद्र है, राजाओं का इंद्र राजेंद्र, राजेंद्र ने बनवाया। इस तरह से याद करते चलिए ताकि यह हमें परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिशोध किसकी रचना है? प्रतिशोध किसकी कहानी है? दूधनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, कमलेश्वर, भीष्म साहनी। यहाँ प्रतिशोध की बात की जा रही है कि प्रतिशोध किसने जो है, किसकी कृति है? तो दूधनाथ सिंह की कृति प्रतिशोध है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, दूधनाथ सिंह। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुलह कहानी के लेखक हैं। सुलह कहानी के लेखक कौन हैं? मधुकर सिंह, शेखर जोशी, मोहन राकेश, अब्दुल बिस्मिल्लाह। सुलह कहानी के लेखक कौन हैं? तो कहानी का नाम है सुलह। इसके लेखक सुलह कौन कराता है? जो बिस्मिल्लाह, अब्दुल बिस्मिल्लाह। सुलह अर्थात अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी सुलह है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फेस के इधर उधर कहानी संग्रह के रचयिता हैं। फेस के इधर उधर गिरिराज किशोर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन, महेंद्र भल्ला। फेस के इधर उधर किसकी कृति है? तो आप देखिए, फेस के इधर उधर कौन होता है? फेस के दोनों तरफ कौन होता है? जो ज्ञान में निपुण होता है, ज्ञान रंजन। जो ज्ञान में निपुण होता है वही फेस के इधर उधर रहता है। तो ज्ञान रंजन की कहानी है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेपर वेट में किसकी कहानियों का संकलन है? पेपर वेट में किसकी कहानियों का संकलन है? निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, ज्ञान रंजन, महेंद्र भल्ला। अब पेपर वेट में किसकी कहानियों का संग्रह है? आप देखिए, गिरिराज किशोर, निर्मल वर्मा, ज्ञान रंजन, महेंद्र भल्ला। तो यहाँ पर 4 रचनाकार दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि पेपर वेट किसका कहानी संकलन है। तो गिरिराज किशोर का कहानी संकलन है पेपर वेट। गिरिराज किशोर का कहानी संकलन है पेपर वेट। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे के सिलसिले किसकी कहानियों का संग्रह है? ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी। तो यहाँ पर दिया गया है अंधेरे के सिलसिले। अंधेरे के सिलसिले किसकी कहानियों का संग्रह है? तो ज्ञान प्रकाश के कहानियों का संग्रह है अंधेरे के सिलसिले। अंधेरे के सिलसिले कब खत्म होंगे? जब ज्ञान रूपी प्रकाश फैलेगा। ऐसे याद कर लेना है, ज्ञान रूपी प्रकाश के आने से अंधेरे का सिलसिला खत्म हो जाता है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 3 निगाहों की एक तस्वीर। 3 निगाहों की एक तस्वीर किसके लिए कहा गया है? 3 निगाहों की एक तस्वीर शिव जी के लिए कहा गया है। 3 निगाह अर्थात त्रिनेत्र, 3 निगाहें हैं शिव जी की। तो यह रचना किसकी है? 3 निगाहों की एक तस्वीर किसकी है? जो भंडारी है, भंडारी है, भोले भंडारी कहा जाता है। तो 3 निगाहों की एक तस्वीर मन्नू भंडारी। आप याद कर सकते हैं, बी विकल्प मन्नू भंडारी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। काले फूल का पौधा। अब काले फूल का पौधा उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? शंभुनाथ सिंह, लक्ष्मी नारायण लाल, नरेश मेहता, वियोगी। अब यहाँ याद करने की बात है, काले फूल का पौधा जो है यह किसकी रचना है? तो आप अगर देखें चारों विकल्प तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि काले फूल का पौधा किसकी रचना है। तो काले फूल का पौधा, जो काला फूल कैसे होता है
तो फूल किसी तरह का हो, फूल पर बैठने वाली लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी बैठती हैं। जैसे कमल के फूल पर, कमल का फूल काला हो या नीला हो, किसी भी तरह का हो, उस पर वास होता है लक्ष्मी का और नारायण का। तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण लाल, आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? अब आधा गांव एक रचना है जिसके कौन से उपन्यासकार हैं? इन विविध प्रश्नों में आप देख रहे हैं कि विविध प्रश्नों में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से सीख सकते हैं ताकि परीक्षाओं में आपको बहुत मदद मिल सके। आधा गांव, आधा गांव किसकी रचना है? आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है, राही मासूम रजा। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से जो मासूम होता है उसी से दूसरा आधा गांव हड़प लेता है। आधा गांव हड़प लिया किससे? अज्ञे से नहीं, रामविलास शर्मा से नहीं, रामदरस मिश्र से नहीं, राही मासूम रजा, अर्थात जो मासूम था उससे आधा गांव हड़प लिया गया। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलग अलग बैतरणी, अलग अलग बैतरणी अब किसकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह की, उग्र की, यशपाल की, भैरव प्रसाद गुप्त की। अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह की रचना है, अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी की प्राचीर उपन्यास के उपन्यासकार हैं नागार्जुन, अज्ञेय, रामदरस मिश्र, फणीश्वरनाथ रेणु। पानी की प्राचीर, पानी की प्राचीर रामदरस। पानी पर प्राचीर कौन बनाया था? पानी पर प्राचीर अर्थात पुल कौन बनाया था लंका जाने के लिए? कौन बनाया था? राम बनाए थे। तो रामदरस मिश्र, आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे याद करते चलिए, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। पानी की प्राचीर किसका है? रामदरस मिश्र का। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बलचनमा उपन्यास के उपन्यासकार हैं। बलचनमा उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो आपको पता चल गया होगा, बलचनमा उपन्यास के उपन्यासकार हैं नागार्जुन। नागार्जुन जी हैं बलचनमा उपन्यास के उपन्यासकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मुर्दों का टीला उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? अब मुर्दों का टीला, जब लोग मर जाते हैं और उनको इकट्ठा किया जाता है, उनसे टीला बना दिया जाता है, ऊंचा सा स्थान बना दिया जाता है। मुर्दों का टीला किसकी रचना है? तो मुर्दों का टीला कब हुआ? जब राम ने महायुद्ध लड़ा और महायुद्ध लड़ने के बाद राक्षसों के शरीर के, मुर्दा शरीर के टीले बन गए, इसलिए मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला राघव ने यह किया था। तो रांगे राघव, आपको ए विकल्प सही करना है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। मुर्दों का टीला रांगे राघव की रचना है, उपन्यास रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंह सेनापति। अब सेनापति जो है वह सिंह की तरह दहाड़ता हो, सेनापति सिंह की तरह दहाड़ता हो, तो वह क्या कहलाएगा? राहुल सांकृत्यायन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? राहुल सांकृत्यायन कहलाएगा। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार हैं। चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा हैं। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास के उपन्यासकार हैं यशपाल, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्रनाथ अस्क, सच्चिदानंद हीरानंद व सैनज्ञ। अब दिव्या जो है, दिव्य कौन है? जिसकी यश है वह अर्थात यशपाल है। दिव्या उपन्यास यशपाल का है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज के मोहरे उपन्यास के उपन्यासकार हैं धूमिल, अमृतलाल नागर,
मुक्तिबोध और महादेवी वर्मा। अब शतरंज की मोहरे पूछा गया है, तो शतरंज की मोहरे कौन चल सकता है? जो अमृत लाल हो, जो अमृत लाल हो, नगर का अमृत हो, लाल हो, वही शतरंज की मोहरे चल सकता है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, अमृतलाल नागर। शतरंज की मोहरे उपन्यास के उपन्यासकार अमृतलाल नागर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र लेख उपन्यास के उपन्यासकार हैं। चारुचंद्र लेख उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो आपको सही विकल्प मिल गया है, चारुचंद्र लेख उपन्यास के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, उदय शंकर भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों लोग देखें चाहे 4 लोग देखें, चंद्रमा बदल नहीं सकता, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में मनस्तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार हैं। तो हिंदी में मनस्तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा करने वाले, व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा करने वाले पहले उपन्यासकार हैं इला चंद्र जोशी। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में बम्बई के पास मछुआरों के जीवन का चित्रण है? तो आपको अभी तक मैंने कई बार यह बताया है कि सागर लहरे और मनुष्य उपन्यास में बम्बई के मछुआरों का चित्रण किया गया है। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर और पत्थर किसका उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु का, अमृतलाल नागर का, उपेंद्र नाथ का, इला चंद्र जोशी का। अब यहाँ रचना है पत्थर अल पत्थर, किसकी रचना है? तो पत्थर अल पत्थर रचना जो है उपेंद्र नाथ अस्क की है। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है पत्थर अल पत्थर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक हैं सर्वेश्वर, चतुरसेन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह, धूमिल। अब वैशाली की नगर वधू, वैशाली नगर था पहले, वैशाली नगर तो 16 महाजनपद थे, उनमें से वैशाली भी एक जनपद था। तो वैशाली महानगर, वैशाली की नगर वधू का वर्णन किसने अपने उपन्यास में किया है? अब वही कर सकता है जो चतुर हो। चतुर हो तो आप नाम ढूंढेंगे, चतुर कौन है? चतुरसेन शास्त्री चतुर हैं, इसलिए आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, चतुरसेन शास्त्री वैशाली की नगर वधू उपन्यास के उपन्यासकार हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध, मुक्ति का बोध किसे होता है? मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? मुक्ति का बोध किसे होता है? जो जैनेन्द्र होता है, जो जैनेन्द्र होता है उसे अपने मुक्ति का बोध रहता है, इसलिए मुक्तिबोध के रचनाकार कौन हैं? मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? जैनेन्द्र। और जैनेन्द्र को ही मुक्तिबोध रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, जैनेन्द्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को 1976 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला? हरिवंश राय बच्चन को 1976 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला? तो आपको 4 देखने हैं, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, पद्म श्री, ज्ञानपीठ। यहाँ पर 4 पुरस्कार जो मिले उसमें से पद्म भूषण हरिवंश राय बच्चन को दिया गया 1976 में, पद्म भूषण। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो आप 4 उपन्यास देख रहे हैं, जिसमें से भगवती चरण वर्मा का उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते, पतन, अपने खिलौने, चित्रलेखा, भगवती की चरण में जोन जाता है उसका पतन कभी नहीं होता। तो यही सही है
भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास पतन होगा। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यास किस वर्ग के हैं? मनोवैज्ञानिक वर्ग, मार्क्सवादी, ऐतिहासिक, धार्मिक। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यास किस तरह के हैं? जैनेन्द्र कौन होता है? जो इंद्रियों पे जीत हासिल कर लेता है, मनोवैज्ञानिक होता है, वही मनोवैज्ञानिक है, वही जैनेन्द्र है। तो जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यास किस श्रेणी में आते हैं, किस वर्ग में आते हैं? मनोवैज्ञानिक वर्ग में आते हैं। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विवर्त किस विधा की कृति है? अब विवर्त किस विधा की कृति है तो आपको पता चल गया होगा, विवर्त उपन्यास विधा की रचना है। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के प्रकाशन किस वर्ष हुआ? शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1941, 1945, 1950, 1940। तो 1941 ईस्वी में शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन हुआ। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कट्टो जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? अब कट्टो जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? तो कट्टो को जब याद करेंगे, कट्टो कौन है? जिसे परख की क्षमता हो, तो परख उपन्यास की पात्र है कट्टो, अर्थात आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीकांत जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? श्रीकांत जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो श्रीकांत जैनेन्द्र के सुनीता उपन्यास का पात्र है। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना नदी के द्वीप किस वर्ष प्रकाशित हुई? अज्ञेय की रचना नदी के द्वीप 1940 में, 1952 में, 1955 में, 1960 में। तो आपका सही विकल्प है 1952 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। अब जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास पूछा गया है, तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख, जिसको परख है वही जैनेन्द्र है। अभी आप इस पर चर्चा कर चुके हैं, आप समझ चुके हैं, तो आपको याद होगा परख जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है और परख के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी, विवर्त, कल्याणी, सन्यासी। तो अज्ञेय का तीसरा उपन्यास है, उसे आप ध्यान से देखें। अज्ञेय का तीसरा उपन्यास जो है अपने अपने अजनबी। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने अपने अजनबी अज्ञेय का तीसरा उपन्यास है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इला चंद्र जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? अब इला चंद्र जोशी का पहला उपन्यास पूछा गया है, तो घृणामयी इला चंद्र जोशी का पहला उपन्यास है। घृणामयी इला चंद्र जोशी का पहला उपन्यास है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है? अब यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य बताया गया है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो झूठा सच को महाकाव्य बताया गया है। यशपाल के झूठा सच को महाकाव्य बताया गया है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यशपाल के झूठा सच को महाकाव्य बताया गया है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल कृत तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात की विधा है, की विधा है, इस रचना की विधा क्या है? तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की यह विधा जो है तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास विधा की रचना है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। उपन्यास विधा की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, गुनाह
कैसे सिद्ध होते हैं? मनोविकार से सिद्ध होते हैं। गुनाह कैसे करते हैं? मनोविकार के खत्म होने पर करते हैं। तो धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता जो उपन्यास है मनोवैज्ञानिक है। आपका डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने जो है, निम्न में से कौन सा प्रयोगशील उपन्यास है? प्रयोगशील उपन्यास की बात की जा रही। नागफनी का देश, कब तक पुकारूं, सूरज का सातवां घोड़ा, रोड़े और पत्थर। तो यहाँ प्रयोगशील उपन्यास जो है सूरज का सातवां घोड़ा है। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है आधा गांव, मसाल, बहता पानी, गंगा मैया। शिया मुसलमानों की जिंदगी पर राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया। मासूम वही होता है जिससे आधा गांव ले लिया जाता है। तो याद रखिएगा, राही मासूम रजा, आधा गांव, जिसमें शिया मुसलमानों की जिंदगी का वर्णन है, उनके जीवन शैली का वर्णन है। तो आधा गांव आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव ने किसके सहयोग से लिखा? एक इंच मुस्कान, एक इंच की मुस्कान राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहयोग से लिखा। उनकी पत्नी मन्नू भंडारी के सहयोग से लिखा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वाभा उपन्यास के रचयिता कौन हैं? अब द्वाभा उपन्यास के रचयिता जब पूछा जाए तो तुरंत आप बताएंगे कि प्रभाकर माचवे द्वाभा उपन्यास के रचनाकार हैं। दो तरह की आभाएं देखने को मिलती हैं। प्रभाकर माचवे द्वाभा उपन्यास के रचनाकार हैं। इस तरह से आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबई नचावत राम गुसाई के लेखक हैं। सबई नचावत राम गुसाई के लेखक जो हैं कौन है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ हस्क, अंचल और रुद्र। तो इस तरह से यहाँ 4 नाम दिए गए हैं, जिसमें से सबई नचावत राम गुसाई के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से मौखिक रूप से एक प्रश्न आपके लिए है, आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे कि इस रचना का सही उत्तर क्या है? बहती गंगा रचना के रचनाकार कौन हैं? बहती गंगा रचना के रचनाकार आपको बताने हैं, कमेंट करके बताने हैं, ताकि हमें मालूम चले कि आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़कर इन बातों को समझ रहे हैं। आज का प्रश्न है, बहती गंगा रचना के रचनाकार कौन हैं? तो आप इसको सदैव हमें कमेंट करके बताते रहें, ताकि अगले दिन एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ आपके पास आते रहें और हम सब मिलकर तैयारी करते रहें, जिससे परीक्षा की सफलता सुनिश्चित कर सके। आइए इसी अमृत वचन के साथ आज के लिए कहते हैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।